और अब चलिए एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। हर सीट के लिए 3-3 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। प्रभारी मंत्रियों के साथ सीएम योगी की अपने सरकारी आवास पर कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि योगी ने हर सीट पर 3 प्रभारी मंत्री बनाए हैं। कमर कस ली है क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं उसने बीजेपी की धड़कन जरूर बढ़ा दी है। उसमें योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बन जाती है। तो 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ एक्शन में देखे जा रहे हैं। हर सीट के लिए 3-3 प्रभारी मंत्री बनाए हैं ताकि जमीनी हालात की असली जो खबर है वो इन तक पहुंचे और कैसे काम करना है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे मैदान में उतरना है, कैसे वादे करने हैं, ये सारी चीजें भी बताई जाए। आवास पर कुछ देर में शुरू होने वाली बैठक है, उसी से रिलेटेड अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ, दोनों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अंदर की खबर रखते हैं तो चलिए इनसे जानते हैं। ये बड़ा चैलेंज है अभिषेक, और ये शायद लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट्स आए हैं उसी का नतीजा है। तबातोड़ बैठकों का दौर चल रहा है। बिल्कुल विवेक, देखिए एक तो बात है बड़ा चैलेंज है, दूसरी बात यह है कि जो 10 उपचुनाव हैं इनके नतीजे ये भी तय करेंगे कि बीजेपी ने कोई कोर्स करेक्शन किया या नहीं किया। यक्ष प्रश्न यही है कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के बाद बीजेपी ने क्या सुधार किए, उनका पहला इम्तिहान यही होने जा रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा रखी है। जो मंत्री हैं, मैं इस समय 5KD पर हूँ, ये देखिए यहाँ पर यही सारे जो जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई उपचुनाव की वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ में योगी आदित्यनाथ की जो आज की बैठक होगी वो बाकायदा आप यूं समझ लीजिए कि एक-एक सीट को विशेष तरह से प्लान किया गया है। 3-3 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है और वहां पर किस तरह से नैरेटिव को बिल्ड करना है, किस तरह से ये जो सोशल इंजीनियरिंग पीडीए का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी ने बना लिया है उसकी काट निकालनी है, ये सब बातें होंगी। और एक बड़ी बात मैं आपको और बताऊं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अभी यूपी बीजेपी में घमासान छिड़ा हुआ है उसका भी पहला इम्तिहान यही होगा कि घमासान का जमीन पर असर क्या पड़ रहा है और क्या योगी आदित्यनाथ उसे कंटेन करने में सफल हो रहे हैं या नहीं, उसका भी पहला इम्तिहान यही उपचुनाव होने जा रहे हैं। विवेक, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय, आज कौन कौन सी वो बड़ी बातें होंगी जिसमें इस बैठक में चर्चा हो सकती है? वो सारी बड़ी बातें होंगी विवेक जो कार्य समिति की बैठक में हुई थी। आपने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा था कि कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में थे। उन्हें लगा था कि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्हीं के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा और सभी की सभी सीटें जीत जाएंगे। तो अति आत्मविश्वास के से कैसे बचें उस पर बात होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएँ हुई जिसको लेकर के सत्ता पक्ष ये कह रहा कि भ्रम फैलाया गया, चाहे वो आरक्षण खत्म करने का विषय हो या संविधान खत्म करने का विषय हो, इन सबको लेकर के जो भ्रम फैलाया गया बतौर बीजेपी, उसका काउंटर कैसे किया जाए, तो सोशल मीडिया की रणनीति होगी। इसके अलावा जो संगठन में और सरकार में जो आपस में तकरार चल रहा है उसकी हकीकत क्या है, ये भी, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिन पहले इन 10 सीटों पर 3-3 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती कर दी थी, तो इन सीटों पर उन विषयों का कितना इम्पैक्ट है, क्या कार्यकर्ताओं की नाराज़गी ग्राउंड में है भी या नहीं है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा शुरू होगी। और मैं 5 कालीदास मार्ग की तस्वीरें आपको दिखाता हूं मुख्यमंत्री आवास की कि सभी मंत्री यहां पर पहुंच चुके थे जिनको आना था। कुछ मंत्री अस्वस्थ थे, कुछ बीमार हैं, नहीं आ सके हैं। 30 मंत्रियों को यहां पर बुलाया गया था, उनमें से ज़्यादातर यहां पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और वही सारे विषय जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं पर यहाँ खुल करके चर्चा होगी। तैयारी ये है, चूँकि देखिए पहले भी विवेक आपने देखा है किस तरह से जो रामपुर की सीट हो या आजमगढ़ की सीट हो, ये टफ सीटें मानी जाती थी, समाजवादी पार्टी की सीटें मानी जाती रही हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं। तो वही प्रदर्शन दोहराना है। और जैसा आपने जिक्र किया कि 27 के फाइनल से पहले ये सेमीफाइनल है, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा है सरकार की, संगठन की, ये 10 सीटों में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि ये 10 सीटें ऐसी हैं विवेक जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है संजय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट, संगठन सरकार से बड़ा है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है,
संगठन से बड़ा कोई नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा है, और इससे पहले भी ये बात वो लिख चुके हैं। अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अभिषेक, ये क्या जताना, क्या बताना चाहते हैं इस बात से? ये लगातार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। अंदर खाने कुछ बहुत गंभीर मामला चल रहा है क्या? देखिए, एक लाइन में समझिए, मैसेज ये है कि संगठन सरकार से बड़ा है मगर सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। एक लाइन की कहानी यही है, क्योंकि आज कल रात में मुलाकात हुई उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आज उनका ये ट्वीट करना ये इस बात पे और मोहर लगाता है कि जो बात वो लगातार कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं, उस बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मैसेज यही है, और ये भी दिखाता है कि जो उनकी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, उसका भी मेन सेंट्रल पॉइंट, फोकल पॉइंट यही था। देखिए, एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं। इस मुलाकात में सबसे अहम बात ये बताई गई है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं का असंतोष और उनकी असहजता ये और बढ़ रही है, और अभी भी सरकार जमीनी फीडबैक पर काम नहीं कर रही है। इस बात पे जोर दिया गया है, और ये अपने आप में बड़ा मसला है। ये जो यहाँ पर बैठक चल रही है, 10 उपचुनाव की तैयारी है, और उसमें भी अगर जमीन का फीडबैक सरकार नहीं सुन रही है, जो बातें रखी गई हैं वो बताता है कि अभी जमीन पे क्या कुछ चल रहा है। और ये भी बताता है कि इस बार केशव मौर्य कम से कम इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि एक रोड मैप तो निकलेगा ही निकलेगा। सिर्फ कहने से, सुनने से, शिकायतें बताने से, आश्वासन देने से बात नहीं बनेगी। एक कंक्रीट रोड मैप होना ही चाहिए, ये उनका संकल्प दिखाई देता है, और इसी के मद्देनजर ये पूरी की पूरी कवायद दिखाई दे रही है। लेकिन इस लाइन के और भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं संजय त्रिपाठी। इसका साफ साफ मतलब कई लोगों को मैंने ये मतलब जो, क्योंकि ये पहली बार तो लिख नहीं रहे हैं, इससे पहले भी लिखा है इन्होंने, तो कई बार तो ये लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, ये उसी का असर है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य समिति में अपना भाषण दिया था उसमें साफ तौर पर संगठन की कई सारी कमियों को उजागर किया था। वहीं केशव मौर्य का भाषण सुनेंगे तो उन्होंने संगठन के पक्ष में जाकर के कहा था कि सरकार और सरकारी मशीनरी की कमियां हैं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये तकरार तो खुल के सामने दिख रही है। केशव मौर्य बार बार उसी बात को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, और आज का भी उनका ट्वीट ये कहीं ना कहीं संदेश देता है कि कल दिल्ली में क्या हुआ होगा। कल दिल्ली में नड्डा के साथ जो उनकी भेंट हुई है उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई होगी और क्या मैसेज वहां से दिया गया होगा, वही केशव मौर्य का जो ट्वीट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप साफ तौर पर विवेक समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा और दशा की ओर जा रही है। और जहां तक बात हो रही है उपचुनावों की तैयारी को लेकर के, तो आप देखिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। कल के दिन सरकार ने 2 अहम फैसले लिए, जिनसे साफ तौर पर अगले 10 विधानसभा उपचुनाव में बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था। शिक्षकों की जो ऑनलाइन हाजिरी थी उसको फिलहाल टाल दिया गया है, और इसके अलावा लखनऊ में जो अतिक्रमण गिराया जाना था कुकरेल नदी पर, उन कई सारी कॉलोनियों में बुलडोजर चलने से रोका गया है। तो ये कहीं ना कहीं संदेश है कि जिन विषयों से, जिन मामलों से सरकार की छवि को बट्टा लग सकता है, आने वाले चुनावों में नुकसान हो सकता है, उन फैसलों को लेने से बचना है। और अगर ऐसे फैसले लिए गए हैं तो कदम बैकफुट में लाना ही बेहतर है, ताकि लोकसभा चुनाव की तरह हालात ना हो जाए, हवा में उड़ते रहें, सीटें कम हो जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अपडेट आपको बताने वाला हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आएंगे उस बड़ी अपडेट पर, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश से अपडेट ये है कि जो विधानसभा के सीटों पर कुछ जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं, बैठक हो रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई, वो मैं आपको बता रहा हूं। नड्डा केशव मौर्य की जो मुलाकात हुई है उस पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में राजनीतिक हालात पर इस मुलाकात में चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं की नाराजगी का जिक्र किया गया। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए गए। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 27 से पहले कड़े फैसले लेने की मांग की, जो 27 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में ना, उससे पहले इस बैठक में चर्चा हुई कि कड़े फैसले लिए जाएं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी जिक्र किया गया। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये जो कार्यकर्ताओं के नाराजगी की बात चल रही है, किस तरह की नाराजगी है कार्यकर्ताओं की और किससे नाराजगी है? सीधा सीधा नाम लेके अब हम बात करेंगे। मतलब सरकार से नाराजगी है, पूरे मतलब जो बीजेपी का संगठन है उससे है, या फिर योगी से नाराज हैं लोग, या केशव से नाराज हैं लोग? क्या चल क्या रहा है? देखिए, एकदम क्लियर है,
कार्यकर्ताओं की नाराजगी प्रशासन से है, पुलिस से है, तहसील में, थानों में, जहां पर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। और जब थाने का जिक्र आएगा, जब तहसील का जिक्र आएगा, तो सरकार का जिक्र अपने आप में आएगा। तो कहानी सरकार की है कि सरकार संगठन को महत्व नहीं दे रही है, संगठन के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। और ये आज की नाराजगी नहीं है, संजय एकदम सही कह रहे थे, ये लगातार कई बार से ये बातें उठती आ रही है, लेकिन अब बात जो है वो शिखर पे पहुंच गई है। रामधारी सिंह दिनकर ने जो रश्मि रथी में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने ये लिखा है कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो ये बल के दर्प की बात है कि कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, उस ताकत को अब दिखा देना है। अब जो बात आ गई है वो सहनशीलता क्षमा दया से आगे बढ़ गई है। अब है कार्यकर्ताओं के बल का दर्प कि कार्यकर्ताओं के आप बल को समझिए। कार्यकर्ताओं को आपने नहीं समझा तो आपकी ये दुर्गति होगी लोकसभा चुनाव में, और अब भी नहीं समझ रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। तो केशव मौर्य अब जो बातें कर रहे हैं, मैं एक शब्द में, एक विशेषण में अगर कहूं तो निर्णायक मोड़ की बातें हैं। निर्णायक मोड़ में ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि कोई सत्ता का केंद्र यूपी में बदलने जा रहा है। निर्णायक का मोड़ यह है कि रोड मैप अब निर्णायक होगा। अब कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, अब पुलिस और प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। इसका एक निर्णायक रोड मैप सामने आएगा। आप कुछ बदलिए, आप यथावत रखिए, आप जैसा भी रखिए, लेकिन ये रोड मैप सामने आए। अगर नहीं आया तो 2027 दूर की कौड़ी हो जाएगा। इस मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं। ठीक है अभिषेक, इस अहम जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव नतीजों पर चर्चा के लिए बीजेपी की एक और बड़ी बैठक होने वाली है। इसी महीने के आखिर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है। सारे मुख्यमंत्री आएंगे। इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के अलावा सरकार और संगठन में समन्वय पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई समीक्षा इसमें की जानी है, वो बाकी रह गई है, वो होगी। महीने के आखिर में बीजेपी शासित जितने राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं और बड़े लोग भी इसमें शामिल होंगे। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। अब किन बातों पर चर्चा होना बाकी रह गया और कितने दिन तक ये चर्चा चलती रहेगी? अंकित। विवेक, ये चर्चा तो चलेगी ही, और जिस तरीके से यूपी का घटनाक्रम देखा है, अभी तमाम राज्यों में इसी तरीके की बैठकें होनी है। और पर्पस क्या है उसका? मकसद यही है कि ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनावों में तो चलिए एनडीए को जो पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन अभी जो है बहुत सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल जो है जहां बिहार में होना, उससे पहले अभी हरियाणा में होना, महाराष्ट्र में होना है, देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। तो अब बीजेपी को यह पता है कि अगर जिस तरीके से लोकसभा के दौरान जो कमियां रही हैं, अगर वो उसी तरीके से बनी रही तो ये विधानसभा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात अंदर खाने से लेकर के सार्वजनिक तौर पर अलग अलग राज्यों में तमाम नेता कहते हुए नजर आने लगे हैं। और इसी वजह से भले ही अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से जो है कई विधायक, मंत्री और जो है नेता खुलकर आके सामने कह रहे हैं, लेकिन हमको यह नहीं भूलना होगा कुछ इसी तरीके की तस्वीर अलग अलग राज्यों में है जहां पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात कही गई है। और अब ये जो बैठक जिसके बारे में जानकारी निकल के सामने आई है, इसमें मंथन यही होगा कि देखिए ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश का मामला है। जहां पर बीजेपी की सरकार रही है या जहां पर नहीं है, कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और उसी को लेकर होगी ये चर्चा। जी ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के अंदर लगातार मंथन का दौर जारी है, समीक्षा की जा रही है कि जो रिजल्ट्स इतने खराब हुए हैं आखिर इसको कैसे सही किया जाए। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी अपडेट, उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने कहर मचा रखा है। हल्द्वानी में कार सवार लोग बहने से बच गए। काठगोदाम क्षेत्र में बहने वाला देवखड़ी नाला उफान पर आ गया है, जिसकी चपेट में 2 कारें आ गई। दोनों कार पानी की तेज बहाव में बहने लगी, लेकिन प्रशासन के पास लगाए गए बैरिकेडिंग में कारें फंस गई, जो प्रशासन ने लगा रखी हैं, जिसकी वजह से वो नाले में बह जाने से बच गई। 10 जुलाई की रात भारी बारिश के चलते देवखड़ी नाला उफान पर था और बाइक सवार उसमें बह गया था, जिसका 4 दिन के बाद शव मिला था। तो हालात कितने भयावह हैं, कितने भयंकर हैं, कितने खतरनाक हैं, कितने विभत्स हैं, कितने डरावने हैं, आप इन तस्वीरों से समझिए कि पहाड़ों में जो नाले हैं, नदियां हैं, वो उफान पर बह रही हैं और उसकी वजह से जो मुश्किल हालात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है,
उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि जो 2 कार बह जाने की खबर हम आपको बता रहे हैं, अगर प्रशासन ने बैरिकेडिंग ना लगाई होती तो ये कार भी बह जाती, क्योंकि 10 तारीख की रात को एक जो ये देवखड़ी नाला है उसमें बाइक सवार बह गया। 4 दिन के बाद उसका शव मिला। कार में तो जो लोगों को निकालना, उनका रेस्क्यू करना और ज्यादा मुश्किल होता है, और पानी का लेवल कब आगे जाके बढ़ जाए पहाड़ों में, कुछ भी आप नहीं कह सकते। ये बहुत खतरनाक है। ऐसी चीजों से आप भी एहतियात बरतिए। थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि यार यहां पानी ज्यादा हो सकता है, मत जाइए। फिर उसको जमीन था कि मैं पापा को नहीं जाऊँ। बेटा को गुम कर दिया अभी तो। ऐसा हमें गर्व है कि हमारे देश का कम से कम उसने हमारे देश का नाम किया, गांव का नाम किया, परिवार का नाम किया। डोडा में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर रखी है। डोडा के जंगलों में भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। वही डोडा है जहां पर एनकाउंटर हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे। अभी फिलहाल वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मतलब दोनों मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं डोडा के कई इलाकों में। डोडा जो इलाका है वहां पर कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर रखी है। इससे पहले इसी इलाके में सूचना मिली थी कि यहां आतंकी छुपे हो सकते हैं, तो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसी दौरान एक कैप्टन सहित हमारे 4 जवान शहीद हो गए, उनमें से एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी थे। अभी फिलहाल उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर टाइगर्स ने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। अब चलिए हम आपको ग्राउंड पर लिए चलेंगे और क्या अपडेट हैं वो बताएंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा से आसिफ कुरैशी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और मनीष शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ कुरैशी के पास चलते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि अपडेट क्या है इस पूरे मामले में। आसिफ। विवेक, देखिए, देसा में कल से जो जारी सर्च ऑपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज रात के दौरान कम से कम 2 जगह से ये खबर आई है कि कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखने पर जो विलेज डिफेंस गार्ड्स होते हैं, विलेज डिफेंस कमेटी होते हैं, उनकी तरफ से गोलियां चलाई गई और बताया ये जा रहा है कि कम से कम एक जगह पे जवाब में गोली आई है। यानी इस पूरे इलाके में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो पहले से ही साबित हो चुकी है। जो कल घटना घटी थी जिसमें सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान जो है शहीद हुए थे, उसके बाद से लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जो सतर्कता है वो अन्य गाँव में भी बढ़ा दी गई है, इस वजह से कि जो मिलिटेंट इस हमले में शामिल थे उनके बारे में ज्यादा जानकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। इसीलिए जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, यानी विलेज डिफेंस कमेटी के लोग हैं, सुरक्षा बलों के साथ साथ लगातार जो है रात भर ऑपरेशन चलाते हैं। और आज रात के दौरान 2 जगह पे संदिग्ध मूवमेंट देखी गई थी, इसीलिए गोलीबारी हुई है। हालांकि पूरे इलाके में देखें तो काफी ज्यादा पहाड़ी इलाका है। मैं अगर अपने पीछे आपको दिखा दूं, कम बेश बिल्कुल इसी तरीके का वो इलाका है जहां पे ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जंगल के बीच में गुफाएं भी हैं, पेड़ भी है, जमीन पर झाड़ियां भी हैं जिसके अंदर छुपकर मिलिटेंट जो है छुप सकते हैं। और जो खुफिया जानकारी अब साझा की गई उसमें यह कहा गया है कि 35 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम से कम 25 से 30 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाना है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़े ऑपरेशन की जो है नींव रखी जा चुकी है, अगर इस बड़ी संख्या में मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो घटना कल घटी है, जो बड़ा नुकसान फौज को उठाना पड़ा है, उससे संकेत भी मिल रहे हैं कि जो मिलिटेंट इस इलाके में है काफी ज्यादा ट्रेंड है, इस पूरे टेरेन को जानते हैं और गुरेरा वॉरफेयर के ट्रेन होने के वजह से वो सुरक्षा बलों को एक बड़ी चुनौती भी दे सकते हैं। ठीक है आसिफ, इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी देर पहले जयपुर पहुंचे डोडा एनकाउंटर में शहीद 2 जवानों के पार्थिव शरीर हैं। शहीद अजय सिंह और विजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में शहीदों को सलामी दी गई। आज झुंझुनू में
शहीदों का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो 5 जवान शहीद हुए थे उनमें से जयपुर में ये झुंझुनू से भी एक जवान थे और उनका नाम अजय सिंह था। झुंझुनू आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी मनीष शर्मा वहीं से जुड़े हुए हैं, वो अपडेट देंगे। मनीष, गम का माहौल तो गांव में होगा ही, कितनी देर में वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा, इस बारे में क्या अपडेट है? विवेक, बिल्कुल मौसम की खराबी रही जिसके चलते जो शहीदों की पार्थिव देह है वो कल शाम को जयपुर पहुंचनी थी और उसके बाद उन्हें झुंझुनू के उनके संबंधित गांवों में ले जाया जाना था। लेकिन आज सुबह ये दोनों पार्थिव देह जयपुर के सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और वहां से कुछ देर पहले दोनों पार्थिव देह झुंझुनू के लिए रवाना हुई। तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त लगेगा जयपुर से झुंझुनू इन पार्थिव देह को लेकर आने में, पूरे सैनिक प्रोटोकॉल के साथ। और इस बीच राजस्थान सरकार ने भी अपने 2 प्रभारी मंत्री तय किए हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि उद्योग मंत्री हैं, वो भैसावता में जाएंगे जहां पर अजय सिंह नरूका का अंतिम संस्कार होगा। इसके अलावा जो शहीद ब्रिजेंद्र हैं उनके गांव में जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़म, वो जाएंगे। तो लगभग 3.5 घंटे का वक्त होगा। उसके बाद तिरंगा यात्रा निकलेगी जिसमें डीजे साउंड के साथ साथ मोटरसाइकिल सवारों का दल शामिल होगा। और एक खुशी की बात मानी जाती है शहादत को और पूरे गर्व और उत्साह के साथ इस पूरे इलाके में शहीदों की अंतिम यात्रा को पूरा किया जाता है। तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा होगी जिसमें शहादत से जुड़े हुए गानों के बीच लोग अपनी ओर से श्रद्धांजलि देंगे दोनों पार्थिव देह पर। और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो सिंघाना थाना है। दोनों शवों को यहीं पर लाया जाएगा, पार्थिव देह को, और उसके बाद सुपुर्दगी के साथ सेना के वाहनों में उनको यहां से तिरंगा यात्रा के जरिए रवाना किया जाएगा। दोनों शहीदों के गांव की दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर आने के बाद पार्थिव देह अलग अलग जगह के लिए रवाना हो जाएंगी और इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। विवेक, मेरे साथ इस थाने के जो प्रभारी हैं कैलाश चंद यादव, उनसे जानना चाहूँगा। कैलाश जी, क्या तैयारी है और किस तरीके से होगा अंतिम संस्कार का पूरा? दोनों जगह हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी और बेडम साहब जो गृह राज्य मंत्री हैं वो आएंगे। एसपी साहब और कलेक्टर महोदय मैडम रहेंगी, एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब रहेंगे। तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये सिंघाना से रवाना होंगी और सिंघाना से एक तो चली जाएगी अपने डुमोली की तरफ और दूसरी बसावता की तरफ। ये दोनों गांव में जाके और परिवार इनके घर तक जाएंगी, घर से फिर ये शमशान घाट ले जाएंगे। अंतिम संस्कार के बाद मूर्तियों का भी एक चलन जिस तरीके से होता है शहीदों की, ये परिजन कह रहे हैं भाई हम बाद में मूर्ति बनाएंगे। एक तो अपने खेत में ही दाह संस्कार कर रहे हैं, दूसरे स्कूल के सामने एक ये बसावता में स्कूल के सामने सरकारी ज़मीन है उसमें दाह संस्कार करके और मूर्ति बनाने का बता रहे हैं। कैलाश जी, कितना वक्त लगेगा यहाँ तक आने में दोनों पार्थिव शरीरों को? करीब 2 बजे के लगभग पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों के स्तर पर पूरी तैयारियाँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ भड़का रहेगा? जी, दोनों जगह पूरा जाब्ता डिप्लोमेंट कर दिया गया है और रैली जो जाएंगी उनके साथ भी जाब्ता लगा दिया गया। जी विवेक, तो आपने जाना बता रहे थे हमें यहाँ सिंघाना थाना प्रभारी कैलाश जी की तैयारियां पूरी हैं। जी, मैं आऊँगा आपके साथ, आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। डोडा में 4 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश आतंकियों के खिलाफ निर्णायक एक्शन की बात कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आतंकियों का चुन चुनकर सफाया किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक बार फिर आतंकी घटना जिसमें हमारे देश ने अपने बहादुर जवानों को खोया है। गिरिराज जी हमारे साथ में हैं। गिरिराज जी, ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक घटनाएं। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी का वक्तव्य मैंने देखा, दुख भरा, इससे बड़ा और कोई दुख हो नहीं सकता। एक साजिश के तहत और उन आतंकवादियों को पनाह कौन देता? मुफ्ती जैसे, फारूक जैसे आपके बीच जब आते हैं तो अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन पनाह यही लोग देते हैं। और कहा है कि इसका बदला हम लेंगे और इसका बदला हम लेकर के रहेंगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये देख लेंगे। लेकिन ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है, जो उसकी एजेंसीज हैं, उसकी शह पर ये लोग जो है भारत में जो
आतंकी हैं ये भारत में दाखिल हो रहे हैं, लॉन्च पैड वहां तैयार हो गए हैं, और खासतौर पर क्योंकि कश्मीर में सख्ती है, इस वजह से जम्मू के रास्ते वो लोग भारत में दाखिल हो रहे हैं। पहले इन्होंने कश्मीर को लिया था, आजकल जम्मू कश्मीर पर अटैक कर रहे हैं। उनको लगता है जो पाकिस्तान के अंदर इनके सारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं ये भारत ने किया। भारत ऐसा कोई काम करता नहीं, और ये योजनाबद्ध तरीके से ये घटनाएं घट रही है। लेकिन भारत की सेना फिर इनको भी धर दबोचेगी। जैसे पूरे देश में बम विस्फोट होता था, अब कश्मीर में आ गया है, अब कश्मीर से जम्मू आए हैं, ये भी बंद होगा। पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का जवाब मिलेगा 200%। 200% खाने के लिए लाले पड़ रहा है और दूसरे के सह पर ये कर रहा है। बस एक आखिरी सवाल, इस सबके बीच में वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, भारतीय टीम को खेलने आना चाहिए। एक तरफ आतंकी घटना इस तरीके के, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भारतीय टीम को यहाँ आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए। देखिए, ये विषय तो क्रिकेट बोर्ड का है, लेकिन सामाजिकता के स्तर पर वो आमंत्रण नहीं दे रहा है, बल्कि भारत को चिढ़ा रहा है, भारत को चिढ़ाने का काम कर रहा है। समय आएगा जो एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा। तो महबूबा मुफ्ती पर भी इन्होंने निशाना साधा और अब्दुल्ला पर भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता भुवनेश थापा भी सेना में कर्नल थे। कैप्टन ब्रजेश थापा का जन्म 15 जनवरी को सेना दिवस के दिन हुआ था। कैप्टन ब्रजेश थापा परिवार की तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी थे। कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता ने बताया कि ब्रजेश एक योग्य इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने सेना में जाने का फैसला लिया था। कैप्टन ब्रजेश ने आखिर 14 जुलाई को अपने परिवार से फोन पर बातचीत की थी आखिरी बार। वो बातचीत देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है वो तो कभी भी तो फुलफिल हो ही नहीं है। सब लोग तो बोलते हैं देश के लिए शहीद हो गया, करने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो हम लोग को जो लॉस हुआ है वो तो कभी भी फुलफिल नहीं होगा ना। माफ कीजिएगा, ये उनके चाचा थे। उन्होंने ये सारी बातें कही अपने भतीजे के बारे में कि लास्ट उनकी कब बातचीत हुई थी। ये कैप्टन ब्रजेश थापा के चाचा का बयान और उनकी बात हम आपको सुनवा रहे थे। कैप्टन ब्रजेश थापा सेना की 145वीं वायु रक्षा रेजिमेंट में थे और 10वीं राष्ट्रीय राइफल्स में प्रतिनियुक्ति पर थे। कैप्टन ब्रजेश मार्च में छुट्टी पर घर आए थे। ब्रजेश थापा ने मुंबई में सैनिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। पिता को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी। वो वापस देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफी। महाराष्ट्र में आज पंढरपुर यात्रा का समापन हो रहा है। करीब 3 हफ्ते तक ये यात्रा चली। आज भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब पंढरपुर में उमड़ा हुआ है। लाखों की भीड़ दर्शन के लिए पहुंची है। आज सुबह सीएम एकनाथ शिंदे ने भी भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की। शिंदे ने राज्य की जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। शिंदे के साथ उनका परिवार और कई मंत्री भी मौजूद थे। तो पंढरपुर में भक्तों का जो सैलाब उमड़ा था उसकी तस्वीर भी हम आपको एक और दिखा रहे हैं। और महाराष्ट्र के सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने सपरिवार पूजा की है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान विट्ठल की पूजा इसमें होती है और जब सीएम शिंदे पूजा कर रहे थे तो उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 हफ्ते तक ये यात्रा चली, पंढरपुर यात्रा। अब उसका समापन हो गया है। भक्तों का सैलाब पंढरपुर में उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और कितने भक्त थे ये आप देखिए। और ये परंपरा है, ऐसे ही चलती आई है, ये यात्रा बहुत दिनों से चलती आई है। और ये देखिए कितने भक्त वहां आते हैं। सुनिए वहां पर क्या चल रहा था, वहां की आवाजें, फिर मैं वापस लौटा।
विवादों से घिरी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूजा खेडकर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। उन्हें 23 जुलाई तक मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर पूजा के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, इस बारे में रोज अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जो पूजा खेडकर हैं, विवादों में घिरी हुई ट्रेनी आईएएस, उन पर एक्शन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूजा खेडकर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। 23 जुलाई तक मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर पूजा के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है। इस पर कई बयान भी आए जांच करने के लिए, इनके पूछताछ करने के लिए पुलिस भी पहुंची थी। जब इनसे पूछा जा रहा था, ये बता रही हैं कि जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं अपनी बात रखूंगी। लेकिन ये विवादों में है। इनका जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो भी विवादों में है। जहां से इन्होंने एमबीबीएस की है वहां से ये बयान आ गया कि जब ये पढ़ाई कर रही थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। तो उसके बाद ये विवाद और ज्यादा गहराता गया और ज्यादा बढ़ता गया। ओबीसी प्रमाण पत्र जो इनका है उसको लेकर भी विवाद है। अब इसी को देखते हुए ये एक्शन हो रहा है। 23 जुलाई तक इन्हें अपने प्रमाण पत्रों के साथ आने को कहा गया है। अगली बड़ी अपडेट, आईएएस पूजा खेडकर विवाद में एक और ये नया मोड़ आया है कि सूत्रों के मुताबिक पूजा ने पुणे के कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुणे कलेक्टर की शिकायत पर ही पूजा का ट्रांसफर वासिम किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं कि जो पूजा खेडकर हैं, उन्होंने पुणे के कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है कि पुणे का कलेक्टर मेरा उत्पीड़न करता था। पुणे कलेक्टर की शिकायत पर पूजा का ट्रांसफर वासिम किया गया था। तो एक और बड़ा खुलासा, विवादित ट्रेनी आईएएस जो है पूजा खेडकर, इन पर सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पुणे के कलेक्टर पर इन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया, फिर कलेक्टर ने शिकायत की तो इनको पुणे से वासिम भेज दिया गया। तो यह अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट आ गई है मेरे पास ताजा, वो आपको बताता हूं। केजरीवाल से जुड़ी, दिल्ली के सीएम से जुड़ी हुई कि केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई, ये बड़ी अपडेट मिल रही है लगातार जो है। अब ये लोग उम्मीद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद है कि ये कब उनको जमानत मिलेगी। केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई की खबर है। वकील सिंघवी की ये दलील है, वो हम आपको बताते हैं। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को जमानत मिलने ही वाली थी कि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सिंघवी ने यह भी कहा कि केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं, कोई आतंकी नहीं है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, वो लगातार अपनी दलीलें दे रहे हैं। अभी फिलहाल ताजा अपडेट यह है इस मामले में कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उनके वकील ये कह रहे हैं कि जमानत मिलने ही वाली थी कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया उन्हें। सिंघवी ने यह कहा है कि सीएम है, आतंकी थोड़ी न है। अब अंकित गुप्ता इस पर नजर बनाए हुए हैं, काफी बारीक देख रहे हैं वो इस खबर को। अंकित, क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर, अपडेट क्या है बताइए। विवेक, अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो लगातार कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सीबीआई इस मामले में उनको हिरासत में रखे हुए, वो भी तब जबकि उन्होंने जिक्र किया अभी जो पिछले हफ्ते ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक अंतिम जमानत मिली है ईडी के मामले में, उसका जिक्र कर रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे देता, अंतरिम जमानत, और अब जबकि जो है एक लार्जर इशू पर जो चर्चा होनी है, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे देता है। लेकिन सीबीआई को इस बात की आशंका थी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में राहत मिल सकती है, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक और बड़ी चीज, एक और बड़ी दलील दी है अभिषेक मनु सिंघवी ने, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया है दलील के दौरान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जैसे इमरान खान एक केस में रिहा होते हैं, दूसरे केस में उनको हिरासत में ले लिया जाता है, कुछ उसी तर्ज पर भारत में अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है और ये स्वीकार नहीं है। तो फिलहाल अभी दलीलें जारी हैं और यही बताने की कोशिश है कि सीबीआई की गिरफ्तारी किस तरीके से गलत है। जी ठीक है अंकित, आप नजर बनाए रखिए कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, अपडेट देते रहेंगे।